हेलो डियर स्टूडेंट। वासिफ और आज के इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की क्लास में हम आ, बात करेंगे जो कुछ एस्टिमेशन हमें आने से पहले बेसिकली कुछ चीज़ें कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, तो उनके बारे में आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये अहम चीज़ है। और अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, तभी आप एक फर्म के लिए आप बेनिफिशियल हो सकते हैं और अपने लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट्स की। रेट्स कौन कौन से कितने तरह के रेट्स होते हैं। तो पहला गाइस है अनुसूचित दरें, शेड्यूल रेट्स। ये वो रेट्स होते हैं एक्चुअली जो जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं, जो ठेके दे रहे होते हैं या खुद भी करते हैं। तो ये ये जो गवर्नमेंट बॉडी, अगर पीडब्ल्यूडी है और सीपीडब्ल्यूडी, ये जो लोग एक जो रेट की लिस्ट तैयार करते हैं, तो यही एक्चुअली होते हैं जो शेड्यूल रेट्स कहलाते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे किसी मद की ये सरकार द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित दरें होती हैं। विभाग संदर्भ के लिए इन्हें एक पुस्तिका के रूप में, जैसे हम एक एक बुकलेट में बेसिकली ये सारी दरें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं, जिसे शेड्यूल रेट्स कहते हैं। और वो जो बुकलेट होती है वो एक एक बुक की फॉर्म में रहती है अवेलेबल। अब मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस गाइस वो चीज़ होती है जो इनसे वेरी करती है। वो चीज़ें एक्चुअली जो मार्केट में है, इन्होंने कुछ और तय किए होते हैं, और कुछ हो सकता है जो मार्केट में उस चीज़ का प्राइस है उससे थोड़ा डिफ़र हो। तो ये चीज़ हो जाएगी। इस तरह के जो प्राइस होते हैं वो मार्केट प्राइस। देखें किसी मद की देखें किसी मद की, मद होता है आइटम, आर्टिकल बेसिकली। मद मतलब आर्टिकल या फिर आइटम। जैसे कि अगर एस्टिमेशन के हम पस मंज़र में बात करें तो एक अगर सीमेंट बैग, अगर एक सीमेंट बैग को भी मान सकते हैं किसी मद की। ये उस समय की खुली बाज़ार की दरें होती हैं। बाज़ार और विभागीय दरों में अंतर हो सकता है, क्योंकि बाज़ार हमेशा अप डाउन, उसमें इन्फ्लेशन वगैरह ये चीज़ें आती रहती हैं, और डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। तो वही चीज़ जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी कि जो जो गवर्नमेंट की बॉडी ने, जो उनके विभाग ने जो कीमतें तय की हुई हैं, ये कीमतें जो मार्केट प्राइस है उससे डिफ़र हो सकती हैं। कौन कौन से किन किन पॉइंट पे डिफ़र हो सकती हैं? डिमांड और सप्लाई। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। अब देखें ये क्या है। अब एक टर्म है स्टार रेट्स। स्टार रेट्स क्या होती है गाइस? देखें ये बेसिकली वो कीमत, एक सहमति वाली कीमत भी आप इसको कह सकते हैं। कि सपोज़ कर लें मैं कोई इदारा हूँ, और मैं किसी फर्म को, किसी ठेकेदार को जब ठेका देता हूँ, वो बोली लगाकर उस बोली को, उस ठेकों को वो ले लेता है। और जो कीमतों की रेट्स हैं, जो आइटम्स के रेट्स हैं, उन पर सहमति नहीं बन पाती। तो एक मशवरे के थ्रू एक टेबल पर बैठकर तो जो एक दरमियानी जो रास्ता निकाला जा सकता है। तो सपोज़ कर लें मैंने किसी चीज़ का रेट तय किया हुआ है आ, 3 रुपये, और वो बोल रहा है कि वो 3 रुपये के अकॉर्डिंग आपको पे नहीं करेगा। आप वो हो सकता है 2.5 या 3 में बोले। तो अगर आप भी इस पर राज़ी हो जाते हैं तो ये होगी स्टार रेट्स। प्रोपोर्शनल रेट्स देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, ये प्रोपोर्शनल रेट बेसिकली वो चीज़ें, आइटम का दर होती है जो वहाँ पे जब
कोई जो इदारा है जो शेड्यूल रेट्स हैं, कोई हो सकता है कोई आइटम वहाँ पे मेंशन रहा हो उस रेट्स के बारे में, तो इस पोजीशन में जो हम एक रेट्स उस आइटम का तय करते हैं तो ये कहलाता है शेड्यूल रेट्स। देखने क्या लिखा हुआ है, जब किसी विशेष मद की दर दर्श अनुसूची में उपलब्ध ना हो तब उस मद से मिलती जुलती मदों की दरों का औसत ज्ञात करके उस मद की दर निर्धारित कर ली जाती है, जिसे अनुपाती दर कहते हैं। जैसे सीमेंट प्लास्टर 1:, और 1:4 की दरें तो दर अनुसूची में तो उपलब्ध है, परंतु सीमेंट प्लास्टर 1:3 की कीमत नहीं होती। अच्छा गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि देखें जो एक रेशियो है सीमेंट और 1:2 का और 1:4 का, इनकी तो जो रेट्स हैं वहाँ पे मेंशन है, और जो 1:3 की जो मिक्सर बनेगा इस आइटम का रेट मेंशन नहीं होता, तो हमें एक रेशियो वाला रेट्स उसके जो आसपास मिलता हुआ इनके बीच का, जैसे 1.2 1.4 के बीच का एक रेट्स उसका तय कर लेते हैं, तो यही कहलाती हैं हमारी प्रोपोर्शनल रेट्स। तो ये आपने जाना। अब गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, चलें अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि डैम्प प्रूफ कोर्स। ये बेसिकली वो कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिसर्च वगैरह के बाद, एक जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें किस तरह से चीज़ों को चलाना है ये मेंशन रहता है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी लिहाज से, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से हो, अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से हो, तो गवर्नमेंट ने कुछ कोड बना रखे हैं, स्टैंडर्ड कोड। अगर आप उनको फॉलो करते हुए अपने निर्माण कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। तो यही कुछ स्टैंडर्ड्स पॉइंट्स हैं और वो अलग अलग पॉइंट काम के बारे में, जैसे अगर हम फाउंडेशन का काम कर रहे हैं तो हमें किस तरह से जो पहली लेयर्स वगैरह है उसकी डेप्थ रखनी है, और वहाँ पे रेशियो कितना लेना है, और अलग अलग आइटम के लिए हर तरह के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। तो जैसे एक डीपीसी कोर्स होता है, डीपीसी कोर्स बेसिकली किस लिए होता है, जो हमारा पानी, आप जानते हैं पानी किस तरह से ऊपर चढ़ता है, पर्कुलेशन के थ्रू, जो भी हमारी जो फाउंडेशन होती है उसके थ्रू पार्टिकल टू पार्टिकल, जिसे कैपिलरिटी बोलते हैं, उसके थ्रू वो ऊपर पानी आता रहता है। लेकिन ये पानी क्या करता है, ये जो जितनी अगर सील वगैरह बिल्डिंग पे आती है तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाती है, तो इसको हमने रोकना होता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं कि आपको जो प्लिंथ लेवल पर आपने जो पीसीसी करना है, पीसीसी बेसिकली जब एक होता है आरसीसी और एक होता है पीसीसी। जब हम सीमेंट कंक्रीट में जब स्टील मिला देते हैं तो वो कहलाती है आरसीसी, और जब हम इसको स्टील को जब निकाल देते हैं तो वो कहलाती है पीसीसी। पीसीसी मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जो हम प्लिंथ लेवल के ऊपर जो पीसीसी करते हैं उसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड्स पॉइंट दिए गए हैं कि आपने किस तरह से उसको करना है। चले पहला देखते हैं, सील रोक रद्दा कुर्सी तल आपका वो लेवल होता है जहाँ से आप फ्लोर स्टार्ट करते हैं। कुर्सी तल बेसिकली जो आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊंचा रहता है। और
अगर आप सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फ्लोर लेवल जहाँ से चालू होता है भाई वही आपका प्लिंथ लेवल होता है। तो देखें, सील रोक रद्दा कुर्सी तल अथवा ग्राउंड तल से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर डाला जाता है। ये देखें उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। और उसकी डेप्थ के बारे में बोला गया है कि ये डेप्थ 25 mm से 40 mm मोटाई में, और जो कंक्रीट का जो रेशो लेना है वो 1:2:4 या फिर 1:1.5 3 रेशो की परत होती है, जिस पर गर्म विटुमिन गाइस, ये जो आपने देखा होगा जो हमारी जो फ्लेक्सिबल जो रोड पड़ती हैं उसमें जो हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं एज ए बॉन्डिंग मटेरियल के लिए, बॉन्डिंग सब्सटेंस के लिए, तो वो विटुमिन यूज़ कर सकते हैं, जिस पर गर्म विटुमिन अथवा 2 कोट प्रलेप, ये आप देख सकते हैं। उसका देखें कितना अमाउंट रहेगा, उसका जो पर मीटर स्क्वायर का एरिया में 1.7 किलोग्राम, और पंजाब के का जो कोड है उसके अनुसार 1.6 लिया जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और अगर ये जो देखें विटामिन वगैरह का कोड वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हमें फ़ायदेमंद है, जहाँ पे जो सीलिंग वगैरह की इश्यू ज़्यादा है, अगर वहाँ पे रेनफॉल वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करेगा। और लेकिन अगर बारिश कम हो रही है तो हम बगैर इसके कम वर्षा वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अथवा सस्ते भवनों में 20 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर 1.2 रेशो का सील रोक रद्दा के रूप में भी काम कर सकता है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सील रोक रद्दा कुर्सी तल पर दीवार की अधिरचना में पूरी चौड़ाई पर डाला जाता है, जिसकी गणना वर्ग मीटर में की जाती है। इसकी हम डेप्थ नहीं लेते हैं। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा आइटम किस की या यूनिट उसकी तय की गई है। जैसे कि हम अगर टाइल्स लेने जाते हैं तो पेटी के हिसाब से लेते हैं, और जब हम सीमेंट लेने जाते हैं तो बैग के हिसाब से लेते हैं, और ऐसे ही ईंटें लेने जाते हैं तो हम उसकी 1000 वगैरह के हिसाब से लेते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो अलग अलग आइटम की अलग अलग रहती हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। देखें, बाहरी दीवारों पर कुर्सी तल पर बाहर चढ़े हुए खसके पर भी सील रोक रद्दा डाला जाता है। तो देखें गाइस, जो कुर्सी तल है, चेयर तो हो सकता है कुछ खसके का मतलब ये होता है कि खसके चले आपको आगे क्लास में बता दूंगा कि एक उसकी पिक्चर दिखा के कि खसके क्या चीज़ होता है। तो उस पे भी 5 सेंटीमीटर का सील रोक रद्दा लगाया जाता है। अब देखें, ये दूसरा और जो तीसरा चौथा पॉइंट आप पढ़ लेना। ये तो मैंने समझा दिया ये किस बारे में बेसिकली ये बातें हैं, क्या चीज़ है ये। अब देखें, यहीं से हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल सकता है कि जो सील रोक रद्दा है
उसकी यूनिट क्या है। तो आप हो सकता है वर्ग मीटर लिख दें, मीटर क्यूब लिख दें वो, ठीक है, मीटर लिख दें। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे बेसिकली थ्योरी में से ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसलिए थ्योरी आपको बड़ी ही डीप तरीके से पढ़ना है। और ये अहम जो ज़्यादातर ये जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ यही पिछले सालों में पूछी गई हैं। अब देखें, अब बात पहले, अभी इससे पहले हमने बात की थी डीपीसी के बारे में। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नींव कंक्रीट की, नींव फाउंडेशन में जब काम हो रहा होता है तो हमें कौन कौन से मेजर अडॉप्ट करनी चाहिए उसके बारे में। नींव खाई को समतल करके इसमें कंक्रीट डाली जाती है। नींव कंक्रीट की घन मीटर में गणना की जाती है। देखें, एक पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ गया कि इससे पहले जो डीपीसी की जो हम गणना कर रहे थे वो मीटर स्क्वायर में कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है नींव कंक्रीट में, नींव कंक्रीट की जो कैलकुलेशन होगी वो आप देख सकते हैं वो एम क्यूब में होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है। कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई व चौड़ाई तो खाई की लंबाई व चौड़ाई ही होती है, परंतु इसकी मोटाई नक्शे के अनुसार ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने नींव खोदी है, जो लंबाई और चौड़ाई है वो तो नींव की खुदाई के हिसाब से ही रहेगी, और जो गहराई है वो डिपेंड करता है जो जो इंजीनियर ने नक्शा बनाया है या फिर जो बिल्डिंग है उसने वहाँ पे कैसा मेंशन किया हुआ है, कि डिपेंड करता है वो कितना लोड कैरी करेगी। जितना ज़्यादा लोड कैरी करेगी नींव की गहराई उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। अब देखें, नींव की कंक्रीट की मोटाई 15 से 45 सेंटीमीटर होती है अथवा 30 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। नींव में सीमेंट कंक्रीट का अनुपात देखें दिया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले जो खुदाई करने के बाद की जस्ट ऊपर की जो लेयर रहेगी वहीं से हम जो हमारा ब्रिक वगैरह का मशीनरी का काम चालू नहीं कर देते, बल्कि उससे सबसे पहले हम एक कंक्रीट की एक लेयर्स बिछाते हैं। तो वो उसकी डेप्थ बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए, और जनरली ये 30 सेंटीमीटर इनफ है। और नींव में कंक्रीट सीमेंट का रेशो दिया हुआ है 5:1:4:2, जिसमें 1 क्या है, 1 सीमेंट रहेगा और 2 सैंड, और जो 8 है वो ग्रेवल। और इसमें 3 बेसिकली कैटेगरी दी हुई है, रख सकते हैं आप। चूना अगर कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं चूना कंक्रीट का, तो क्या क्या रखना है, 16, 32, 100, जिसमें 16 क्या है चूना, 32 सुर्खी, 100 रोडी। तो अब देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट थे। ऐसे ही अब गाइस, ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि जो हम मटेरियल लेने जाते हैं, और आपने सुना होगा MKS सिस्टम के बारे में, फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम क्या हो गया, एक जिसमें जो जो दूरी है वो फुट में, उसका वेट पाउंड में, और सेकंड में। तो कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और उनके बारे में बताया गया है कि आपको भुगतान
कैसे करना है। सपोज़ अगर आपने 50 बैग सीमेंट लिया है तो आप बैग के हिसाब से उसका प्राइस तय होगा और बैग के ही हिसाब से आप उसका जो पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि 50 किलो सीमेंट हो गया और 50 किलो सीमेंट का, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड्स जो इकाइयाँ तय हैं, सब तो पहला देखते हैं। देखें, हाँ, पहला है ईंटें, टाइल्स। ईंटें और टाइल्स, ईंटें मोस्टली आप किस तरह से लेते हैं, आप लेते हैं पर 1000 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और पेमेंट भी आप 1000 के हिसाब से करते हैं। सपोज़ कर लें 1000 ईंटों का रेट कितना है, 5000 है, तो आप उसी हिसाब से 1000 के ही हिसाब से पेमेंट करेंगे, ठीक है। 5000 ली तो आपने 1000 का रेट इंटू 5 कर देंगे। इस तरह से आपको रखनी है। अब MKS सिस्टम देखें अपने यहाँ, तो जो MKS जो और मीटर किलोग्राम जो सेकंड सिस्टम है वही आमतौर पे राइज है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। अब देखें, जो हम जनरली जो बैग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चीज़ देखें, जो आइटम नंबर 6 है, मध्य संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखें, जो पोर्टलैंड सीमेंट, हम जो ऑर्डिनरी जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला आइटम नंबर 5 ये। तो देखें, अभी हमने क्या बात की थी, जो पोर्टलैंड सीमेंट जनरली होता है वो बैग की फॉर्म में बिकता है, जैसे एक 50 बैग, और आप पेमेंट भी उसको बैग के ही यूनिट से करते हैं कि आपने कितनी आपने बैग लिए हुए हैं, और एक बैग का जो भी प्राइस होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देगा। अब ऐसे ही पत्थर की गिट्टी, जो अलग अलग साइज़ की जो ग्रेवल होती है, वो किस में लेते हैं हम, मीटर क्यूब, वो वॉल्यूम के हिसाब से उसका लेते हैं। देखें आप, जो 8 नंबर की जो है, ये सॉरी, तो ये घन मीटर के हिसाब से होती है। तो गाइस, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी हुई है, आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आप में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बना ले कि कौन सी आइटम मापन इकाई या फिर भुगतान इकाई क्या होती है। और मोस्टली की जो मापन और भुगतान यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर की सेम है, कुछ को छोड़कर। देख लीजिएगा आप इसको, लिस्ट को। जो कीले और हुक्स वगैरह होते हैं वो हम किलोग्राम के हिसाब से लेके आते हैं, जो तार वगैरह के बांधने में जो काम आते हैं। और स्क्रूज पर सैकड़े के हिसाब से। ऐसे ही जो पेंट वगैरह का काम है, 14 नंबर यूनिट, पेंट, रंग, रोगन, डिस्पेंसर, वार्निश, ये किस में लेके आते हैं हम, लीटर में लेके आते हैं। ऐसे ही पत्थर कोला भी मीटर टन में लेके आते हैं।